नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही हम अपना वीडियो अपलोड करें वैसे ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक आसानी से पहुंच सके, आप स्वयं लाभ पा सके और अपने दोस्तों को भी लाभान्वित कर सकें। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। 23 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। ये सभी 23 प्रश्न ऐसे हैं जो पूर्व के परीक्षाओं में पूछे गए हैं अथवा उन्हीं प्रश्नों से संबंधित कुछ पूरक प्रश्न तैयार किए गए हैं और उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा UPSC की जो विज्ञापन 50 है, उसके लिए मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे हमारे ये प्रश्न। इसके अतिरिक्त और भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए भी हमारे ये प्रश्न मील के पत्थर साबित होंगे। तो आइए देखते हैं हमारे आज के 23 प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न इस प्रकार है। शिक्षा के किस युग में मॉनिटर प्रणाली विकसित हुई? शिक्षा के किस युग में मॉनिटर प्रणाली विकसित हुई? तो इसका उत्तर है वैदिक युग में मॉनिटर प्रणाली का विकास हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में कौन सा भिन्न है? ये 4 दिए हुए हैं विकल्प: नैमित्तिक अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, वाटसन का सिद्धांत और गुथरी का सिद्धांत। तो इसमें यह है नैमित्तिक अनुबंधन। ये इन तीनों से भिन्न है क्योंकि इसमें आर्यस टाइप का अनुबंधन है। अब बाकी सभी में, शास्त्रीय अनुबंधन में गुथरी का सिद्धांत और वाटसन के सिद्धांत, इसमें यस आर टाइप का अनुबंधन है और इसमें आर्यस टाइप का अनुबंधन है। प्रश्न क्रमांक 3 है, नैमित्तिक अनुबंधन के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? नैमित्तिक अनुबंधन के 4 प्रकार हैं और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो ये है: पुरस्कार नैमित्तिक, अकर्म नैमित्तिक, परिहार नैमित्तिक और दंड नैमित्तिक अनुबंधन। ये 4 प्रकार के नैमित्तिक अनुबंधन हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, नैमित्तिक अनुबंधन के 4 प्रकार किसने बताया है? तो वो है कोनोस्क। कहीं कहीं कोनोर्स्की मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो नैमित्तिक अनुबंधन के 4 प्रकार इन्होंने बताया था। प्रश्न क्रमांक 5 है, सांख्यिकीय निष्कर्ष में टाइप 2 त्रुटि कब होती है? दूसरे प्रकार की त्रुटि कब होती है? तो जब शून्य परिकल्पना स्वीकार कर ली जाती है। टाइप 2 एरर कब होती है? जब नल हाइपोथेसिस को, शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, जबकि वह स्वीकार करने योग्य नहीं है, तब वहां पर टाइप 2 एरर उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न क्रमांक है 5, जब शोधार्थी दोहरी भूमिका, कौन कौन सी? शोधकर्ता एवं स्वयं अनुभव करने वाला होता है, ऐसे में जो शोध होता है वह कौन सा शोध है? तो वो है निजातीय शोध। जब शोधकर्ता भिखारियों पर अध्ययन हेतु डाटा कलेक्शन के लिए भिखारियों के रूप में जाता है, तब यहाँ पर कौन सा शोध है? वो है निजातीय शोध। अब देखिए यहाँ पर शोधकर्ता डुअल रोल में होता है। शोधकर्ता अगर
ट्राइबल के लोगों का अध्ययन करने गया तो ट्राइबल के लोगों के बीच में उनके बिस्तर पर सोएगा, उनके साथ खाना खाएगा, उनके साथ रहेगा। अब अगर वो शोधकर्ता अपने घर में, शहरों में अगर रहा है तो उसे वहाँ पर रहने में कितनी दिक्कत होगी, वो क्या महसूस करेगा वो, तो वो महसूस भी कर रहा है वो। और दूसरी चीज़, वो स्वयं शोधकर्ता भी है। तो इस प्रकार का जो शोध होता है वो निर्जातीय शोध कहलाता है, और यह प्रणाली भी निर्जातीय प्रणाली कहलाती है। कर रहा है सर्वे वो, तो सर्वेक्षण की यह निर्जातीय प्रणाली भी हम इसको कह सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, बच्चे का अंगूठा चूसना। अंगूठा चूसना एक समायोजन की एक युक्ति है। तो बच्चे का अंगूठा चूसना किस समायोजन युक्ति का उदाहरण है, तो वो है प्रतिगमन, रिग्रेशन। तो अंगूठा बच्चे क्यों चूसते हैं, वो व्यक्त नहीं करते हैं, वास्तव में वो तनाव में होते हैं। वह व्यक्त नहीं करता है बच्चा, जब वो तनाव में होता है तब अंगूठा चूसता है। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। तनाव में आने पर बच्चों जैसी और भी हरकतें, जैसे रोना, चिल्लाना, जमीन पर लोट जाना आदि, ये क्या है, प्रतिगमन ही है ये। प्रश्न क्रमांक 8 है, कुछ उदाहरण हैं, विभिन्न उदाहरण एवं समायोजन युक्तियां। जैसे कामुक इच्छा में असफल तुलसीदास का साहित्यकार बनना, ये क्या है, ये सब्लिमेशन है, उदात्तीकरण है। ये कामुक इच्छा में जब असफल हुए तुलसीदास, तो वो कुसमायोजित होने से बचने के लिए उन्होंने साहित्यकार बना। अंगूर खट्टे हैं, जब ये बात आती है, जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो लोग कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। मैं किताबी कीड़ा बनना नहीं चाहता, ये क्या है, इसके लिए ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो एक समायोजन स्थापित करते हैं, कुसमायोजित होने से बचाते हैं। मैं कोई किताब नहीं पढ़ रहा है, उसकी रुचि नहीं है। समाज में अगर सम्मान पाने के लिए लोग कहते हैं कि किताब पढ़ना बहुत ही अच्छा है और इससे सम्मान मिलता है, कोई चीज़ उसके समझ में नहीं आती है तो बच्चा क्या कहता है, मैं किताबी कीड़ा बनना नहीं चाहता। वो अपने आप को, अपनी कमी को प्रदर्शित नहीं करना चाहता है। अंगूर खट्टे हैं, नहीं मिलने वाली है चीज़, तो वो कहते हैं अरे बेकार चीज़ है। ये है राशनलाइजेशन है, ये औचित्य स्थापन इसको कहा जाता है। एक और युक्ति है प्रक्षेपण। वो क्या है, क्रिकेट में हार जाने के बाद गेंद अच्छी नहीं थी, दूसरे पर दोषारोपण मढ़ देना, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये मुहावरा अगर कहा जाए कि क्या है ये, कौन सी प्रक्षेपण युक्ति है, वो कौन सी समायोजन युक्ति है, तो वो है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। अब हमारा 9वां प्रश्न आपके सामने ये है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो ये त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब कौन कौन से हैं 3 पिटक, ये आपके सामने ये प्रस्तुत है प्रश्न क्रमांक 10 में। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक के अंतर्गत कौन सी विषय वस्तु आती है, बौद्ध संघ के लिए आचरण पद्धति। क्या है विनय पिटक, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह जो है किया गया है सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक में क्या है, इस ग्रंथ में विश्लेषण युक्त देशना एवं धार्मिक व्याख्या संग्रहित है। अब है प्रश्न क्रमांक 11, दिशात्मक परिकल्पना होती है। जो दिशात्मक परिकल्पना होती है वो किस प्रकार की परिकल्पना होती है, एक पुच्छ कि 2 पुच्छ। तो दिशात्मक परिकल्पना जो होती है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो होती है,
वो वन टेल्ड होती है, एक पुच्छीय होती है। और जो दिशा विहीन परिकल्पना होती है वो होती है दो पुच्छीय, टू टेल्ड दिशा विहीन परिकल्पना। प्रश्न क्रमांक 13 है, मेटा यूनिवर्सिटी की अवधारणा। मेटा यूनिवर्सिटी की अवधारणा को अपनाने वाले संस्थान कौन कौन से हैं? तो ये दिल्ली के कई संस्थान है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली यूनिवर्सिटी और IIT दिल्ली। अब प्रश्न क्रमांक है 14। प्रश्न क्रमांक 14 है, प्रकृतिवादी भारतीय शिक्षा शास्त्री कौन कौन से हैं? जो प्रकृतिवादी हैं और भारत के हैं तो वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद और महात्मा गांधी। ये प्रकृतिवादी दार्शनिक है, प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री हैं हमारे देश के, और यही आदर्शवादी भी हैं। हमारे देश के यही शिक्षा शास्त्री प्रकृतिवादी के साथ साथ आदर्शवादी भी हैं। तो आइए देखते हैं आदर्शवादी भारतीय शिक्षा शास्त्री, तो वही दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय और अरविंद। ये हमारे देश के ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं, 6 शिक्षा शास्त्री जो आदर्शवादी होते हुए प्रगतिवादी भी हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, दर्शन शिक्षा का गतिशील पहलू है। तो इसको कहा है एडम्स ने, दर्शन शिक्षा का गतिशील पहलू है। अगला कोटेशन है, दर्शन तथा शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन तथा शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसको कहा है रास ने। प्रश्न क्रमांक 18 है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, इसको कहा है टी रेमंड ने। और 19 है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना किसने किया है? वर्ग विहीन समाज, तो वो है कार्ल मार्क्स। प्रश्न क्रमांक 20 है, प्रकृति की ओर लौटो। तो प्रकृति की ओर लौटो ये रूसो का कथन है और प्रकृतिवादी है। ये प्रकृतिवादी वाक्य है। अगर ऐसा पूछा जाए कैसा वाक्य है प्रकृति की ओर लौटो, तो ये प्रकृतिवादी वाक्य है। और किसने कहा है? तो रूसो ने कहा है। अब प्रश्न क्रमांक 21 है। प्रश्न क्रमांक 21 है, वेदों की ओर लौटो। तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा था और ये आदर्शवादी वाक्य है। प्रश्न क्रमांक 22 है, परामर्श के तत्व। परामर्श में कौन कौन से तत्व हैं? तो उसमें पहले तो परामर्शदाता होता है, परामर्शग्राही होता है जो परामर्श प्राप्त करता है, परामर्श में विश्वास होता है एक दूसरे के प्रति। परामर्शदाता और परामर्शग्राही में आपस में विश्वास होता है, विश्वास जमाना पड़ता है परामर्शदाता को। इसमें संप्रेषण होता है, एक दूसरे का आदान प्रदान होता है, इसमें साक्षात्कार होता है, और सबसे बड़ा जो मूल तत्व है वो है दो व्यक्तियों के मध्य संपर्क होता है इसमें परामर्श में। अब प्रश्न क्रमांक है 23। ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए, कौरवों एवं पांडवों की सेनाओं के मध्य खड़े होकर कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देना, ये क्या था? तो ये परामर्श था। वहाँ पर दो लोग थे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारे 23 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो को पूरा देखा करें। और निश्चित ही कि आप इस पर लाभान्वित होंगे। अपने वीडियोज़ को अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।